नमस्कार। समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन की आज की इस प्रेस में भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विकास पांडे, कांग्रेस से शुभम तिवारी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और समाजवादी पार्टी से राधे श्याम जी, अनिल मिश्रा जी भी जुड़े हैं, लेकिन उनके दर्शन हम लोगों को नहीं हो रहे हैं, चित्र का नहीं दिखाई पड़ रहा है। पिछले दिनों हमीरपुर के पचगवा गांव में एक घटना हुई, और हालांकि ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। ये तो हमें याद है कि हम लोग डिबेट भी कर चुके हैं, बहस भी कर चुके हैं, चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन ये फिर एक घटना रिपीट हुई। पचगवा गांव में प्रधान की जीत का जुलूस निकल रहा था, डीजे बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे, और ऐसे में एक छात्रा के घर के सामने से वो जुलूस निकलता है, वहां पर डीजे रुक जाता है। जो पूर्व प्रधान उस जुलूस में शामिल है, वो पूर्व प्रधान उस छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता है, उसे जबरदस्ती करता है कि वो डांस करे डीजे पर आकर के साथ में। और ये घटनाक्रम पूरा होता है, छात्रा सहम जाती है बुरी तरह से। उसके बाद में ये भी पता लगता है कि कुछ लोगों के शिकायत भी होती है पुलिस में। इनमें पूर्व प्रधान बलराम है, इनके खिलाफ शिकायत होती है, बलराम तिवारी, विकास, चंद्रभान, सचिन, पंकज गुप्ता, शिवकांत के खिलाफ शिकायत भी होती है थाने में। और लेकिन जो दरोगा जी हैं, वो विवेचना जो बहुत बड़ी एक स्टेप है एफआईआर दर्ज होने के बाद की, उस विवेचना को दबाए रखते हैं, जेब में डाले रखते हैं। नतीजा ये होता है कि जो आरोपी है वो सीना तान करके गांव में घूमते हैं। वो छात्रा अपने को अपमानित महसूस करती है उनके सामने, और आखिर में एक स्थिति ये आ जाती है कि वो छात्रा 2 दिन पहले फांसी के जान दे देती है। और ये दुखद घटना, ये अजीब सा घटनाक्रम पूरे गांव में फैलता है, और उसके बाद में फिर पुलिस जागती है, जागती के बाद, और उसके बाद में पुलिस आनन फानन में आरोपियों को गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है कोर्ट के आदेश पर। लेकिन ये सब होता तब है जब उस छात्रा का जीवन समाप्त हो चुका होता है। तो ये घटनाक्रम शुभम तिवारी याद हो कि हम लोग पहले भी उत्तर प्रदेश में ही ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, और कार्रवाई ना करने के बाद में इस तरह की घटना हो जाती है कि जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, छात्राएं हैं, उन्हें आत्महत्या करके जान देनी पड़ती है। ये दुखद घटना हुई है हमीरपुर के मजगवा गांव में, और ये लोधी जात की छात्रा है, और इसको लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। पूरी तरह से सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज समाजवादी पार्टी का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल मजगमा भेजा गया था, घटना की जांच कराने की मांग की जा रही है। तो ये पूरी स्थिति है जो पूरा घटनाक्रम है, जो पूरी तरह से रिपीट हो रहा है, और ये दर्दनाक शर्मनाक घटना है जिसमें पुलिस अगर समय से कार्रवाई कर देती तो शायद एक छात्रा की जान बच सकती थी। और जो मनचले हैं या इस तरह के लोग हैं, उनके हौसले कितने बुलंद हैं। पहली बात यह कि जुलूस जो विजय जुलूस है उन पर पाबंदी लगी हुई है। उसके बाद में जुलूस निकालने की इजाजत किसने दी, किसकी इजाजत से जुलूस निकल रहा था, और जुलूस निकला तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, ये सारी चीजें भी हैं इस पूरे घटनाक्रम में सवाल के रूप में रेखांकित। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि शिकायत होने के बाद में भी पुलिस ने पूरी जो विवेचना थी वो जेब में डाले रही, और यहाँ तक डाले रही कि हताशा निराशा की स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि उस छात्रा ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली, और उसका जीवन खत्म हो गया। तो शुभम तिवारी, पूरी घटना को लेकर के किस रूप में लिया जाए कि पुलिस कितनी है, पुलिस को लेकर के कितने भी प्रयोग हों, लेकिन पुलिस की जो स्थिति है वो बदल नहीं रही है। नए नए हथियार मिल रहे हैं, नई नई तकनीकें मिल रही हैं पुलिस को, सारी चीजें मिल, लेकिन पुलिस अपने को बदल नहीं रही है। और इसके पीछे क्या हो सकता है कि सरकार
पुलिस को सरकार और पुलिस में तालमेल अच्छा नहीं है, सरकार की बात पुलिस नहीं मान रही, क्या क्या पूरा घटनाक्रम कुल मिलाकर के हम बार बार यही कह रहे हैं कि एक छात्रा की जान चली गई जिसका कोई मतलब नहीं था, और पुलिस पूरी विवेचना को जेब में डाले रही, और तब जब उस छात्रा की जान चली गई। शुभम तिवारी। देखिए शेखर जी, आज जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये बहुत घृणित बात है, घृणित विषय है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर इन्हीं हालातों पर हम लोग पहले भी बातचीत करते रहे हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लाख चेताने के बावजूद वो केवल प्रचार, महिला सुरक्षा के नाम पर प्रचार करना ही एक अपना कर्तव्य समझ बैठे हैं। फिर एक बार आज साबित हो गया कि महिला सुरक्षा की डुगडुगी पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों की तरीके से इस बड़े मुद्दे पर, इस विषय पर भी कहीं ना कहीं उदासीन है। क्योंकि देखिए, जब महिला सुरक्षा की बात होती है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं, बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़े बड़े बजट दिए जाते हैं, लेकिन आज एक बच्ची उस क्रूरता का शिकार हो गई है, उस नकारापन का शिकार हो गई है जिसका उसे कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार मिला हुआ था। एक लंबा समय हो गया। आपने भी एक सवाल उठाया कि डीजे क्यों बज रहा था। जिन लोगों ने कोरोना की उस गाइडलाइन का पालन नहीं किया, जिस पर स्वयं मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? ये तो बड़ा खुला विषय है, बहुत साफ सी बात है, सामने देखने को मिल रहा है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, यही शुरुआत में ही याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही उत्तर प्रदेश है जिस प्रदेश में एक दरोगा को चालान काटने के लिए प्रभारी मंत्री जी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने लज्जित करते हैं, अपमानित करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के उस जिले के नेताओं को यह नहीं मालूम था कि एक महिला ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं? क्या इसी तरीके से जब चालान काटने को लेकर एक भाजपा नेता का अगर किसी दरोगा ने चालान कर दिया तो उसकी सामाजिक बेइज्जती की जाती है? अरे साहब, वहां के प्रभारी मंत्री को, वहां के भाजपा के नेताओं को बुलाना चाहिए था दरोगा जी को, और कहना चाहिए था कि योगी जी की साख पे बट्टा लग रहा है, वो बेटी परेशान है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हो? तो देखिए, दोनों चीजें आईने की तरह हम लोग के सामने साफ रखी हुई हैं कि पुलिस नकारा इसलिए है क्योंकि जो सरकार बैठी है वो कहीं ना कहीं पुलिस को इस तरीके की कार्रवाई के लिए संरक्षण दिए हुए है। डीजे का उपयोग हुआ, सब कानूनों का उल्लंघन हुआ। आदमी जो है अगर मास्क नहीं लगाता है कोई व्यक्ति तो उसका चालान काटा जाता है। वहां तो कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा के पूरा जुलूस निकाला जा रहा था। क्या शासन और सत्ता का सहयोग नहीं होगा? पूरा सहयोग है। उसके बाद आज अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर बोलती है और वहां पर परिजनों से मिलने जाती है तो उन्हें अपना मुंह स्वयं काला कर लेना चाहिए, क्योंकि जब वो बेटी लगातार इंसाफ की मांग कर रही थी तो जिन लोगों ने अत्याचार किया, जिन लोगों ने महिला सुरक्षा की योजना की और इन सब बातों की जो है धज्जियां उड़ाई हैं, उनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस पूरी घटना में एक बड़ा सवाल यहां पर उठ के आया है, जो लड़की के पिता ने बोला है कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। उसी के साथ साथ उन दबंगों ने कई बार इस बात का माखौल उड़ाया कि आखिर मेरे साथ किया क्या गया, क्या कर पाए तुम मेरा। इस मानसिक प्रताड़ना की वजह से उस लड़की को, उस छात्रा को। राधेश्याम जी, हमने कहा ये जो प्रकरण है बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं सरकार की संवेदनहीनता, शासन प्रशासन की लापरवाही और कुछ मनचले दबंगों की दिल का शिकार होकर एक लड़की, एक बेटी इस दुनिया को छोड़ गई और वो इसको छोड़ गई। आदमी आत्महत्या के लिए मजबूर तब होता है जब उसे कहीं सहारा नहीं मिलता और वो सब कुछ हार जाता है। कहीं न कहीं उस बेटी को निश्चित तौर पे ऐसा लगा होगा, ऐसा उसने महसूस किया होगा कि अब हमको न्याय नहीं मिल पाएगा और हम समाज में कैसे रह पाएंगे। मानसिक प्रताड़ना का शिकार होने के बाद वो निश्चित तौर पर इस सरकार की जो मंशा है, जो इनका जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
वो जब पूरी तरह से विफल हो गया और उनको ये लगा कि नहीं, ये बिल्कुल मंचलों के ही साथ है ये सब और निश्चित तौर पर हमारी सुनवाई नहीं होगी, तो उन्होंने फिर ऐसा निर्णय लिया उस बेटी ने। और इस सरकार को ये सोचना चाहिए कि आखिर 4.5 वर्ष हो गए हैं, कब वो दिन आएगा जब गुंडे प्रदेश छोड़ जाएंगे, बलात्कारियों को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। कौन सा दिन अब आएगा, कौन सी ताकत अब बची है जो आपको देनी है? 325 सीटें जनता ने दी हैं, उसके बावजूद अब कौन सा ऐसा रॉकेट चाहिए आपको जिसे लॉन्च करने के बाद में आपको एक शक्ति मिलेगी और आपका शासन प्रशासन ठीक ढंग से काम करेगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विजय जुलूस निकला, डीजे बजा, उस क्षेत्र के एलआईयू, पुलिस, प्रशासन सब बेखबर थे। कायदे में तो उसी दिन महामारी एक्ट और तमाम एक्ट हैं जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ प्रयोग किए हैं इस सरकार ने, वो लगा के उन सबको तभी उसी दिन बंद कर देना चाहिए था। और फिर एक एफआईआर हो गई थी एक बेटी की तरफ से, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन नहीं चेता। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा प्रकरण है तो अखबार में न निकला हो, कहीं ना हुआ हो। वहां के स्थानीय भाजपा नेता है, उनको इसमें आना चाहिए था आगे। ये भाजपा की अपनी एक पुरानी रवायत है कि तमाम जगह, उन्नाव से लेकर हाथरस से लेकर बदायूं तक, वो बलात्कार करने वाले लोगों के, लड़कियों को, बेटियों को छेड़ने वाले लोगों के पक्ष में जब रोड पर आते हैं, जब वो बलात्कार का मुकदमा जो चिन्मय के खिलाफ लिखा था तो उसको वापस लेने के लिए जब वो पत्र प्रशासन को लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें देख के बलात्कार पीड़िता जो उन्नाव की थी, उसके बाप का जिसने एक्सीडेंट, जिसने मरवाया था, जो एक्सीडेंट में उस बेटी का जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो आरोपी था उसको जिला पंचायत अध्यक्ष का जब टिकट देती है, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मंचलों का पड़ता है। जब तक हम ऐसे क्राइम नहीं करेंगे, भाजपा हमको नहीं अपनाएगी, तो आगे नहीं बढ़ाएगी। इसलिए जो है क्राइम होता है और सरकार निश्चित तौर पर उदासीन है और प्रशासन बिल्कुल सरकार के हाथों में होता है। ये बात हम बिल्कुल नहीं मानेंगे कि प्रशासन सरकार के हाथ में नहीं होता है। भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से उस पीड़िता के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। मामला बहुत गंभीर है और बहुत संवेदनशील विषय है, ये हम सबसे छुपा नहीं है। और ये बात भी सच है कि हम एक जिम्मेदार चैनल पे बैठे हैं और इस जिम्मेदारी का एहसास हमें समय समय पर आपके द्वारा किया जाता है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। मैं इस विषय पर शुरू करूं उससे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि ये पुलिस की घोर लापरवाही है। अवश्य मिलनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की ढील होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसमें जहां तक मेरी जानकारी है कि तत्काल प्रभाव से जो इंचार्ज थे, जो इस चार्जशीट जांच के प्रभारी थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और इसको लेकर के आगे आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। दूसरा विषय मैं रख दूं कि यहाँ पे हमारे विरोधियों ने ऐसे प्रवचन दिए हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके राज्यों में तो राम राज्य से भी बेहतर परिकल्पना रही होगी। और मुझे लगता है कि अपराधी तो इनके यहाँ थे ही नहीं, अपराध का तो नाम नहीं था। और अपराधियों के बारे में पहली बार ये इन लोगों ने अपराध और अपराधियों का नाम जो है वो आदरणीय योगी जी की सरकार में सुना है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली की प्रवृत्ति को आगे बढ़ा रहे हैं ये लोग। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि उत्तर प्रदेश महिला अपराधों के मामले में 21 राज्यों में सबसे नीचे है, सबसे नीचे उत्तर प्रदेश है महिला अपराध को लेकर के। और ये आंकड़े जनवरी 2021 के हैं, मैं पहले के आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी चीज, पास्को एक्ट में पूरे देश में सबसे ज्यादा सजा दिलाने वाला कोई प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। 5 लोगों को फांसी समेत 721 लोगों को पास्को एक्ट में सजा दिलाई गई है। और रही बात अपराधी प्रदेश छोड़ जाएंगे, देश छोड़ जाएंगे, ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि वो जमीन कब्जा करने वाले अपराधी कहाँ छुप गए, जो रोल्ड होल्ड अप करते थे वो कहाँ चले गए, ये सब आपको दिख रहा होगा। ऐसी घटनाएं हमारे समाज को भी आईना दिखाती हैं। इसमें सरकार के साथ साथ समाज भी इन्वॉल्व रहता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को दोष देना अपनी जगह है, लेकिन हमें सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करना चाहिए। वहां पर अन्य लोग भी रहे होंगे
और ऐसी विभत्स घटना को वहां पर रहने वाले लोगों को प्रतिकार करना चाहिए था। हमारे समाज में कई ऐसी घटनाएं होती हैं, सुहादे छात्राओं को छेड़ते हैं और हम आप मुंह फिरा के चले जाते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी आपकी व्यक्तिगत कमी भी है और हमें सबको इस पर भी आत्ममंथन करना चाहिए, इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, इतना मेरा आग्रह है। मुकेश सिंह जी। जी भाई साहब, देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो ये दुखद घटना हुई है, संवेदनशील है, हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से बहुत दुख है और परिवार को न्याय मिलना चाहिए, दुख सहन करने की क्षमता मिलनी चाहिए। हम समझते हैं कि ये जो प्रशासन की शिथिलता रही है या पुलिस प्रशासन की शिथिलता रही है कि इतने दिन तक उसके एप्लीकेशन पर कोई निर्णय नहीं लिया वहाँ के स्थानीय पुलिस ने, और ये दुर्घटना होगी। हमारा तो ये मानना है कि इस प्रकरण की पूरी स्थिति जांच होनी चाहिए और जो पुलिस अधिकारी इसमें दोषी हैं उनके ऊपर केवल सस्पेंशन और टर्मिनेशन की बात नहीं होनी चाहिए। ये 3 से 2 की रिपोर्ट भी उनके ऊपर होनी चाहिए कि उनकी वजह से इस लड़की ने आत्महत्या की, ये निश्चित तौर से, और उनको सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले भी लोगों को मिली है, तो इसमें कोई कोताही नहीं है। और आपको बता देना चाहते हैं कि इस प्रशासन में, पुलिस प्रशासन में, सामान्य प्रशासन में भी बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को हवा देकर के सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए सरकार की तरफ से इन लोगों के प्रति कोई संवेदना नहीं है, इनके प्रति कोई माफी नहीं है। अभी एक प्रश्न आया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष का अपराधी को ही टिकट दे दिया गया। हम कहते हैं कि जिसको टिकट दिया गया, क्या उसके नाम कोई FIR थी? वो महिला तो बिल्कुल निर्दोष थी और टिकट देने के बाद भी जब पता लगा कि नहीं, उनके परिवार की, उसके टिकट काट दिया गया। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जो लोग ये कहते हैं कि आप अपनी पार्टी का आप उदाहरण ले लीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप टिकट देते थे, वो अपराधी नहीं थे क्या? क्या उनके खिलाफ कार्रवाइयां नहीं थी? आज वही भारतीय जनता पार्टी में लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, हम नहीं, हम हमारा दोस्त क्या है? दोस्त तो आपका पहले ही से था। आपको अपराधी होने के बाद ताकत दी राजनीतिक, आपने पूरे पूर्वांचल से लेकर के वसूलियां की, उद्योगपतियों का अपहरण किया, लोगों का अपहरण उद्योग बढ़ाया। तो वो ये सब ना कहिए कि अपराधियों को टिकट देते, अपराधियों को टिकट दूसरे दल देते रहे और आगे बढ़ाते रहे, इसलिए उत्तर प्रदेश में अपराध हुआ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में 1300 से 1400 एनकाउंटर केवल इसीलिए किए गए कि वो उद्योगपतियों का जीना दूभर किए और प्रदेश को इस प्रकार कर दिया कि यहाँ विदेशी पूंजी निवेश होने लगा। 58 करोड़ रुपए केवल टैक्स के रूप में प्रदेश को प्राप्त हुआ है इस प्रकार से। इसलिए ये उदाहरण नहीं देने चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, निश्चित तौर से जो पुलिस अधिकारी हैं, वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके प्रति कोई माफी नहीं है, ना उनके प्रति कोई संवेदना है, क्योंकि वो अपनी लापरवाही से ड्यूटी करेंगे। इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार वही है, सरकार इसमें जिम्मेदार नहीं। सरकार तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सामाजिक तौर पर भी जैसे भी बात आई है, हम फिर कहते हैं कि ये दुर्घटनाओं के पीछे समाज या हम लोगों को भी सचेत होना चाहिए और समाज को भी आगे आने के साथ करना चाहिए। पुलिस और प्रशासन को पता लगता है बाद में, निश्चित तौर से पड़ोसी को, समाज को पहले पता लगता है, उनको भी इसका विरोध करना चाहिए और उसके बाद उसको जो है उसको सजा मिलनी चाहिए जो भी काम करता है। इसलिए इस प्रकार के सरकार की तरफ से कहीं कोई छूट नहीं है कि इस प्रकार कोई कार्रवाई की जाए, और अगर छूट होती तो आज प्रदेश अपराध मुक्त हो रहा है, हो नहीं सकता। इससे पहले का उदाहरण अगर आप देख लें तो उद्योगपति प्रदेश छोड़ गए थे, यहाँ गाड़ियां जो है रास्ते में अपहरण कर ली जाती थी, लूट लिया जाता था, चौथ वसूली की जाती थी। आज चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो, किसी जात का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने से सरकार हिचकी नहीं है और आगे भी नहीं हिचकेगी, चाहे प्रशासनिक स्तर से हो चाहे आपराधिक स्तर। इसलिए केवल ये उदाहरण दे देना कि प्रदेश सरकार बोलिए। हाँ जी भाई, देखिए, उत्तर प्रदेश में एक महिला होना मैं समझता हूँ अपराध है। आज के टाइम पे महिलाओं के लिए अगर कहीं नर्क है तो वो उत्तर प्रदेश है। इस सरकार ने खूबियां तो बटोली, जब किसी पुलिस वाले ने कहीं किसी अपराधी को पकड़ लिया
तो शाबाशी दी और सरकार की वाहवाही लूटी कि हमारी सरकार में गुंडों को हमने साफ कर दिया। जब महिलाओं पे बात आती है तो ये सीधी सीधी गेंद पुलिस के पाले में डाल देते हैं कि ये पुलिस की लापरवाही थी, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं मानते हैं। जबकि मैं मानता हूं ये बात, ये हकीकत है, सच्चाई है और माननी चाहिए हमारे बैठे यहाँ सभी पैनल के सभी साथियों को कि पुलिस प्रशासन के हाथ में होती है और सरकार के इशारे पे पुलिस काम करती है। इससे तो आप बच ही नहीं सकते और भाग ही नहीं सकते, इसमें दो राय नहीं है। उस महिला उस बच्ची की हत्या हुई, मैं तो हत्या मानूंगा और सीधे सीधे वहां के विधायक को दोषी मानता हूं और उसकी निष्पक्ष जांच करने की मांग करता हूं। हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने इस बात की मांग की है कि जांच होनी चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। वहां के विधायक को तुरंत इस्तीफा देके और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस सरकार को मैं मानूंगा ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, महिलाओं के साथ है, तब तो ये मानूंगा। अगर कहीं लिपापोती होती है तो ये बिल्कुल सरकार की नाकामी है और सरकार इसमें पूरी तरीके से लिप्त है। और ये मैं फिर कह रहा हूँ खालिद हो गया। देखिए जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी ने बोला, मैंने उनका एक शब्द सुना, बड़ा अच्छा लगा। ऐसी घटना के बीच में वो बोल देते हैं कि अपराधी देश छोड़ जाएंगे, प्रदेश छोड़ जाएंगे। हाँ साहब, छोड़ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, उसे आप छोड़ना ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, सही कहा अभी भाजपा के प्रवक्ताओं ने कि मतलब अब तो यहाँ देखने को मिल रहा है जो भाजपा में शामिल हो गया वो अपराधी कैसा। और सही कहा भाजपा के प्रवक्ताओं ने कि सबसे बड़ी अपराधी तो वो खुशी दुबे है, बिकरू कांड वाली वो महिला, वो लड़की, वो बेटी जिसकी सबसे बड़ी अपराधी प्रियंका गांधी है। सबसे बड़ी अपराधी प्रियंका गांधी है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी करती हैं, उत्तर प्रदेश में नौटंकी करती हैं और राजस्थान में रेप होते रहते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि राजस्थान रेप के मामले में नंबर 1 है। पॉस्को एक्ट में कितने लोगों को राजस्थान में सजा दिलाई गई? अपराधियों के साथ है, बलात्कारियों के साथ है कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस को सहयोग है। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ कह रहे थे कि पुलिस का योगदान नहीं होता है, सरकार जिम्मेदार है। राजस्थान में भी आपकी सरकार जिम्मेदार है क्या? राजस्थान में कभी आप जाते हैं, कभी कहते हैं कि अपराध है वहां पर, कभी कहते हैं अपराध है। नौटंकी करती है प्रियंका गांधी, सबसे बड़ी अपराधी है प्रियंका गांधी। सत्ता के लालच में अंधी हो चुकी है और महिला होने तक का सम्मान खो रही है प्रियंका गांधी। यहाँ गंदी राजनीति और सियासत करने आती है। एनसीआरबी ये कहती है कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध सबसे कम है, पूरे देश में सबसे कम है महिला अपराध। ये हम नहीं कहते, एनसीआरबी कहते हैं। और राजस्थान, कांग्रेस का राजस्थान नंबर 1 राज्य है महिला अपराधों में, नंबर 1। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब बलात्कार राजस्थान में नहीं होते, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन महिलाओं पर अत्याचार नहीं होते राजस्थान में। और ये हम नहीं कहते, ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। आप बताइए ना, आप बताइए कितने लोगों को राजस्थान में पॉस्को एक्ट में सजा दिलाई गई? कितने लोग, कितने अपराधियों को फांसी पे चढ़ाया गया? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 5 बलात्कारियों को फांसी पर चढ़वा दिया और कई सैकड़ों बलात्कारियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने क्या किया बताए? जिसके यहाँ बलात्कार और महिला उत्पीड़न के मामले राजस्थान में सबसे ज्यादा है। राजस्थान में कांग्रेस का हाथ बलात्कारियों के साथ, और उत्तर प्रदेश में साफ छींटे साफ व्हाइट कॉलर करके कांग्रेसी चले जाते हैं। साड़ी बदल लेने से ईमान नहीं बदल जाता। राजस्थान में भी वही साड़ी पहन के प्रियंका गांधी अगर चली जाती तो मुझे लगता है मानवता की एक अच्छी मिसाल पेश होती। कांग्रेस का हाथ बलात्कारियों के साथ, आतंकवादियों के साथ बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे बताए, राजस्थान के आंकड़े बताए ना। एनसीआरबी कहता है राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार हुए। अगर एक लफ्ज नहीं फूटता है कांग्रेस के मुंह से तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता मानते हैं कि राजस्थान में बलात्कार कांग्रेस की मर्जी से होता है, कांग्रेस की मर्जी से होता है। कांग्रेस के प्रवक्ता ये मानते हैं कि बलात्कार जो राजस्थान में हो रहे हैं वो हमारी मर्जी से है, या वहां के बलात्कार नहीं है।
या राजस्थान के बलात्कार नहीं है? क्या कांग्रेस के प्रवक्ता मानेंगे? नौटंकी की देवी प्रियंका गांधी, नौटंकी की देवी प्रियंका गांधी केवल नौटंकी करती हैं, फर्जी बसों की सूची और फर्जी बयानबाजी, फर्जी पार्टी के फर्जी नेता बने घूमते हैं। कब तक एक परिवार की वकालत करेंगे ये प्रवक्ता? मुझे लगता है कि अपने घर वालों को छोड़कर बल्दियत में नाम लिखवा लें गांधी परिवार का। जितने प्रवक्ता बैठे हैं ये बल्दियत में नाम लिखवा लें गांधी परिवार का। मुझे लगता है जिस तरीके से ये बलात्कार को डिफेंड कर रहे हैं, राजस्थान के बलात्कार का पक्ष ले रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता, तो मुझे लगता है कि बलात्कार इन्हें राजस्थान में प्रिय है। राजस्थान के बलात्कार कांग्रेस को बहुत प्रिय है, पहले नंबर पर है। राजस्थान महिला उत्पीड़न में पहले नंबर पर, और ये हम नहीं कह रहे, ये एनसीआर भी कह रहा है। कहाँ मुंह लेके जाएंगे कांग्रेस के नेता? किस मुंह में छुपेंगे जाके? किसी मुंह में भैया कहाँ छुपेंगे आप बताइए ना। राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार। आप ऐसे ही नंगा नहाए क्या निचोड़े क्या, कांग्रेस का यही मूल मंत्र है, लटकाओ भटकाओ और अटकाओ। राजस्थान के बलात्कार सही है, एक जवाब नहीं आया राजस्थान के ऊपर। जल्दी से आज हमीरपुर में जो घटना हुई है उसके अरे भैया बलात्कार नहीं, बलात्कारियों का हाथ कांग्रेस का था। राजस्थान के बलात्कार नहीं है ना, आप स्वीकार कर रहे हो। कांग्रेस ने राजस्थान पर एक लफ्ज नहीं बोला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 5 बलात्कारियों को फांसी दिलवाई है, फांसी। आपकी सरकार ने कितने दिलवाए बता दे? कई सैकड़ों लोगों को आजीवन कारावास की सजा दिलवाई थी बलात्कारियों को। कांग्रेस ने कितने दिलवाए बता दे? कांग्रेस आपने बलात्कारियों का संरक्षण दिया है साहब, आप क्या जवाब देंगे? तो आप दिए पड़े हो। परिवारवाद की राजनीति को फलफूलने वाले संरक्षण तो आप दिए फिरते हो। कभी नीरव मोदी को संरक्षण देते हो, कभी विजय माल्या को संरक्षण देते हो, कभी गोपाल कांडा जैसों की विरासत संभालती है कांग्रेस। मधुरणा और गोपाल कांडा याद होंगे आपको, उनकी विरासत संभालती है कांग्रेस। तो बलात्कारियों के साथ कांग्रेस का हाथ, ये स्पष्ट है। अरे भैया बताइए ना, मधुरणा कौन थे? कांग्रेस के नेता थे या नहीं? भंवरी देवी याद होंगी ना आपको, भंवरी देवी याद होंगी, गोपाल कांडा याद होंगे, कांग्रेस को बड़े मुद्दे से याद होंगे। महंगाई ऐसे ही आपके तो भैया कहाँ जहाँ खोलो वहीं पे पर्चे चल रही है साहब। बलात्कारियों को संरक्षण देना बंद करिए। राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं वो कांग्रेस की मर्जी से होते हैं। कांग्रेस बलात्कार राजस्थान में अपनी मर्जी से करवाती है। क्या प्रियंका गांधी के लिए राजस्थान की महिलाएं नहीं है ना? ये कहिए कि प्रियंका गांधी के लिए राजस्थान की महिलाएं नहीं है। राजस्थान की महिलाएं नहीं है प्रियंका गांधी के लिए। क्या दूसरे लोग सिर्फ सुनते आते हैं? और योगी जी से बुलवा दीजिए, मैं मान जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी का। अरे मैं चाहूंगा कि बलात्कार से दोहरा नजरिया बंद करे कांग्रेस। मैं मान लूंगा प्रियंका गांधी नेता बनने लायक है, वो केवल ढोंग करती हैं। वो बताएं राजस्थान में उनका क्या नजरिया है। एक लफ्ज नहीं बोला ना उनके प्रवक्ताओं ने ना उनके नेता ने। राजस्थान बलात्कार महिला उत्पीड़न में नंबर 1 है, नंबर 1। बोलो न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। खाने के लिए बने हैं भाजपा वाले, अब मुखी खाएंगे। सत्ता के लिए लड़ रहे हैं आप, सत्ता के लिए। जहां आपकी सरकारें हैं वहां आप नहीं देखना चाहते हैं कांग्रेस। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां नहीं कांग्रेस देख रही है। सत्ता की लोभी कांग्रेस अपने हिसाब से राजनीति ऐसे तय करती है। दलील मत दीजिए, आपके बस का नहीं है। डिबेट में शामिल सभी मेहमानों से हम कहेंगे कि यहाँ सभी लोग बोलने आते हैं, सिर्फ कोई सुनने नहीं आता है। तो ये बोलते समय ये ध्यान रखा जाए कि दूसरे लोग भी बोलने को बैठे हैं। हम सिर्फ एक बात ये कहेंगे, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता इस डिबेट में ही ये तय किए ले रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये निंदनीय विषय है। और निश्चित राजनीति का विषय किसने बनाया? राजनीति का विषय किसने बनाया? इस पर भी 2 लफ्ज बोल दें, वरना आपकी कांग्रेस की जुगलबंदी तो जग जाहिर हो रही है। पूरी डिबेट के माध्यम से जग जाहिर है। फिर रोना शुरू
वाह भाई भाजपा वालों, वाह। अरे भाई आपका पक्ष ले रहे हैं, आप खुश होइए, लेकिन हम कैसे खुश हो रहे हैं उनके झूठे दिखावे ढोलों पे हम कैसे खुश हो रहे हैं भैया? आपका पक्ष ले रहे हैं, कांग्रेस को बड़ी कांग्रेस। अरे भाई ओके जी, 1 मिनट में खत्म करिए। हाँ ओके जी। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों के खिलाफ है, ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ है जो लापरवाह हैं, जिनकी वजह से कोई कांड होता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनको सजा मिलेगी, उनके जितना भी हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति पूरा सम्मान है, इसीलिए बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का हमारा नारा जो है वो सफल है, हम आगे भी चलाएंगे। आज की बुलेटिन की चर्चा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहस में भाग लेने के लिए मुकेश जी का, शुभम जी का, विकास पांडे का, खालिद उस्मानी का और राधेश्याम का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।